इस वीडियो में हम लोग डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो फर्स्ट चैप्टर सेल शुरू करा था उसमें कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो वो टॉपिक्स आज हम लोग खत्म करेंगे और सेल चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे आज। तो टॉपिक में हमें सबसे पहले जानेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल, बेसिकली जानेंगे डिस्कवरी, जिन्होंने सेल का डिस्कवरी करा था या फिर कह लें कि सेल को जिसने डिस्कवर करा था उनका नाम था रॉबर्ट हुक। 1665 में करा था, बस वही डिस्कवरी जानेंगे। उसके बाद एनिमल सेल टाइप्स के बारे में जानेंगे, जैसे वेरियस एनिमल सेल टाइप्स का अलग अलग फंक्शंस होता है, तो बस हम लोग एनिमल सेल टाइप्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग को जो बेसिकली दो मेन ऑर्गेनेल्स सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है, वो मेरा एक मिटोकॉन्ड्रिया है और एक माइक्रोसोम है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट हमारा है सेल थ्योरी जानना और फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। इतना हम लोग टॉपिक आज इस वीडियो में जान लेंगे। इसके बाद हम लोग टिश्यू स्टार्ट कर ही दिया है मैंने, तो टिश्यू की तरफ बढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करिए। चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेल के हिस्ट्री मतलब डिस्कवरी के बारे में जाने तो द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। द सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड and named by Robert Hooke in 1665। ठीक है, हुक एक्चुअली एक डेड सेल वाल को जो डेड सेल वाल था वो एक प्लांट का सेल था, उसको एक माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा था। ठीक है, हुक एक्चुअली saw was the dead cell wall सेल वाल है, ऑब्वियस है कि वो प्लांट का ही होगा, इतना तो लोग आप जानते ही होंगे, क्योंकि एनिमल सेल में कोई सेल वाल रहता नहीं है। कॉर्क कहते हैं जो डेड सेल होता है प्लांट का। appeared under the microscope। इस स्टेटमेंट को बाद में पब्लिश करा गया, पब्लिश्ड इन, कहां पे पब्लिश करा गया? तो माइक्रोग्राफिया में। आखिर रॉबर्ट हुक ने सेल नाम क्यों दिया, तो वो हम जानेंगे। रॉबर्ट हुक ने इसको एक मार्क करा और उन्होंने ये देखा कि ये स्ट्रेंजली एक सेलुला या फिर जो कह ले स्मॉल रूम्स के तौर पे लग रहा है, जिसमें एक के ऊपर एक ईंट जैसे होता है वैसा था, इसलिए इसको नेम एज ए सेल नाम दे दिया। He means that Robert Hooke marked that it looked strangely similar to the cellula or small room which monks inhabited। जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल वॉल्स को ऑब्जर्व करा था, उससे उसके अंदर सेल के अंदर जो न्यूक्लियस या फिर अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं उसका कोई इंडिकेशन नहीं था। ये बेसिकली एवी लियोनहॉक जब 1674 में स्पाइरोगाइरा अलगा को डिस्क्राइब करे थे, तब वहां उन्होंने न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स का जिक्र किया था। The cell wall
observed by who gave no indication of the nucleus and other organelles found in most living cells. Another scientist, इनका भी योगदान आपके सेल थ्योरी में है, तो another scientist whose name was Anton van Leeuwenhoek in 1674 described the algae Spirogyra. ओके, स्पाइरोगायरा एक लिविंग सेल था, इसको डिस्क्राइब उन्होंने करा अंडर अ माइक्रोस्कोप। एवी लीeuwenhoek को एवी लीeuwenhoek को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यह हमारा हिस्ट्री ऑफ सेल खत्म हुआ। अब हम एनिमल सेल टाइप्स के बारे में जानेंगे। एनिमल सेल टाइप्स, देयर आर वेरियस एनिमल सेल टाइप्स जिसका अलग अलग फंक्शंस है। देयर आर न्यूमरस types of animal cell which are designed to serve various specific functions. अब कॉमन टाइप्स ऑफ एनिमल सेल का हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो हमारा एनिमल सेल क्लासिफाई करते हैं हम बेसिकली मोटे तौर पे सबसे पहले स्किन सेल, उसके बाद मसल सेल में, उसके बाद ब्लड सेल, उसके बाद नर्व सेल और लास्ट में फैट सेल। सबका अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। अब स्किन सेल को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं केराटिनोसाइट्स और मर्केल सेल। मसल सेल को हम मायोसाइट्स, टेंडन सेल और कार्डियक मसल सेल में क्लासिफाई करते हैं। जो मेरा ब्लड सेल है, ये तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी में पढ़ना भी है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, उसकी वीडियो भी जल्द आ रही है, तो ये तो बेसिकली आपको पता होगा ही। ल्यूकोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स
और प्लेटलेट्स में हमारा ब्लड सेल क्लासिफाई होता है, मीन्स दैट WBC, RBC और प्लेटलेट्स। नर्व सेल में हमारा क्लासिफिकेशन हम नर्व सेल का देखें तो एक मेरा सैक्वान सेल है, सैक्वान सेल, और एक मेरा है गैलियल सेल, गैलियल सेल, और मेरा फैट सेल में एडिपोसाइट्स है। यह हमारा कॉमन टाइप्स ऑफ एनिमल सेल खत्म हुआ। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम्स हमें सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में जानना है। माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम्स के बारे में जानना है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया से। अगर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम बात करें तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं, सिंगुलर में उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस भी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, जहां पे एटीपी का सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड cell organelles that generate most of the chemical energy which are required या फिर needed भी कर सकते हैं, which are required या needed to power the cells biochemical reaction। इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसमें केमिकल एनर्जी जनरेट होता है, वैसा केमिकल एनर्जी जो सेल्स के बायोकेमिकल रिएक्शन में हेल्प करता है। केमिकल एनर्जी जो जनरेट होता है वो स्टोर होता है एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, जिसको हम एटीपी कहते हैं। केमिकल एनर्जी which are produced by the mitochondria is stored in a small molecule called ATP, adenosine ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम ATP कहते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हमें डिटेल में पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार का होता है, डायग्राम उतनी अच्छी ना बनेगी। ठीक है। कुछ इस प्रकार का ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। यहाँ पे हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रेजेंट रहता है। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है।
ये हमारा मैट्रिक्स है और ये जो गैप है ये हमारा क्रिस्टा है और ये हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। फंक्शंस हम डिटेल में जाने तो यहां से आपको क्लियरली फर्स्ट लाइन में ही पता चल गया होगा पावर हाउस ऑफ सेल। ये केमिकल एनर्जी जनरेट करता है जिससे हमारा बॉडी का रिएक्शंस मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। फंक्शन है ये सिंथेसिस ऑफ एटीपी करता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के तौर पे एक्ट करता है, एक्ट एज डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसे? इट टेक्स द न्यूट्रिएंट ब्रेक देम डाउन। न्यूट्रिएंट्स लेगा तभी तो एनर्जी जनरेट करेगा। तो ब्रेक जब न्यूट्रिएंट्स लिया उसको तोड़ा और एनर्जी बनाया, क्रिएट एनर्जी, रिच मॉलिक्यूल्स फॉर द सेल to perform the chemical reaction. Mitochondria regulates the cellular metabolism. माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमें माइक्रोसोम्स के बारे में जानना था। माइक्रोसोम्स यह भी हमारा एक सेल ऑर्गेनेल है। Microsomes are a heterogeneous set of vesicles 20 to 200 नैनोमीटर इन डायमीटर और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है। किस केस में? जब सेल डिसरप्ट हो जाता है तब। एंड फॉर्म्ड फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हेन द सेल्स आर डिसरप्टेड। जो वेसिकल्स है, वेसिकल्स आर कंपोज्ड of 3 structural features. ठीक है, फर्स्ट रफ वेसिकल, सेकेंड स्मूथ वेसिकल्स और जो थर्ड है वो है मेरा राइबोसोम्स। ये तो हमें एक ओवरव्यू मिल गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया और माइक्रोसोम्स का। ठीक है, अब हम सेल थ्योरी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे आखिर सेल थ्योरी का जो मेन प्रिंसिपल्स है वो क्या क्या है। उसके बाद हम जानेंगे कि प्रिंसिपल एराइज कैसे हुआ। द 3 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ सेल थ्योरी आर। सेल थ्योरी आखिर क्या कहना चाहता है? तो जो सेल थ्योरी में सबसे फर्स्ट प्रिंसिपल है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ
ऑफ सेल्स। ये हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पढ़ रहे हैं, बट सेल थ्योरी तो आपके प्लांट सेल, एनिमल सेल सबके लिए एप्लीकेबल है सेम। उसके बाद जो सेकेंड प्रिंसिपल है वो है सेल्स आर द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कहते हैं ना, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बस वही यहाँ ये एक शॉर्ट लैंग्वेज में है कि सेल्स आर द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड जो हमारा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, सेल्स ओनली कम फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसको हम अगर सरल लैंग्वेज में समझें तो जो सेल आता है वो पहले किसी सेल जो रहता है उसके ही डिवीजन से आता है। मीन्स स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ cells does not occur। ठीक है, सेल थ्योरी का जो मेन थ्री प्रिंसिपल है वो बस ये है। अब हम सेल थ्योरी की हिस्ट्री में जानते हैं आखिर सेल थ्योरी डेवलप कैसे हुआ। द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी in 1838 and 1839 a German botanist, नाम क्या था हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, मैथियस स्केल्डन, एम स्केल्डन लिख देते हैं, और एक एंड अ जर्मन जूलॉजिस्ट जिनका नाम था देवोदर सैकवान, टी सैकवान लिख देते हैं हम। viewed plants and animal cell under a microscope and discovered that plants and animals are both made up of cells। बेसिकली यहाँ पे जो जर्मन बोटेनिस्ट है जिनका नाम एम स्केल्डन है, उन्होंने प्लांट को देखा होगा तो उन्होंने ये पता लगाया कि प्लांट सेल से बना है। और जर्मन जूलॉजिस्ट बेसिकली टी सैकवान जिनका नाम है, उन्होंने एनिमल को देखा होगा अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने वहां से कंक्लूजन निकाला कि एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। यहाँ से दोनों कंक्लूजन को अगर हम जोड़े तो हमें ये लाइन मिल जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर बोथ मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इन 1855 जर्मन फिजिशियन, उस वक्त प्रूशियन था, जर्मन नहीं था वहां पे, फिजिशियन जिनका नाम था रुडॉल्फ विर्चोव या विर्चो भी कह सकते हैं, अपने आइडिया को कोलैबोरेट करा इन दोनों के आइडिया के साथ और इन्होंने सेल थ्योरी डेवलप करा। कोलैबोरेटेड his ideas with the other two scientists जिनके बारे में अभी बताया, उनके आइडियाज के साथ इन्होंने अपनी आइडियाज को कोलैबोरेट करा जिससे सेल थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ with the other two scientists।
and they developed the cell theory. ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन सेल थ्योरी जानेंगे। कौन कौन से साइंटिस्ट थे? साइंटिस्ट ऑफ सेल थ्योरी। तो इसमें सबसे फर्स्ट नाम आएगा टी सैकवान का। ये एक जूलॉजिस्ट थे who observed that the tissues of animal had cells. (1839). सेकेंड नाम हम लिखेंगे मैथियस स्केलिडन का। ये एक बोटेनिस्ट थे, बोटेनिस्ट who observed that the tissues of plants had cells. उसके बाद रुडॉल्फ विर्चो के बारे में हम बात करेंगे। आर विर्चो, he reported and collaborated with the other two scientists ideas that every living organism या things is made up of cells, and that these cells must come from other cells. ठीक है। रुडॉल्फ विर्चो in 1855 Rudolf Virchow proposed that new cells are formed only from pre-existing, या इसको एग्जिस्टिंग भी लिख सकते हैं, एग्जिस्टिंग सेल्स। कंक्लूजन मेरा क्या आया? हमें इन सभी कंक्लूजन से हमें सेल थ्योरी मिला। तो उस सेल थ्योरी में योगदान आपके रॉबर्ट हुक से स्टार्ट होता है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने ही सेल को डिस्कवर करा था। ऑब्जर्वेशन and conclusion of Hooke, Leeuwenhoek, Skeldon, Sacquan and Virchow कहें आप, and some others lead to the development of the cell theory। ठीक है, इस चैप्टर का ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को हम सिंगर एंड निकोलसन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, सिंगर एंड निकोलसन मॉडल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिन्होंने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को
फर्स्ट टाइम प्रपोज करा था उनका नाम था सिंगर और एक का नाम था निकोलसन। द फ्लूइड मोजाइक model was first proposed by S.J. Singer and G.L. Nicholson in 1972. So it is also known as Singer and Nicholson model. The Singer and Nicholson model was the Singer and Nicholson model was proposed to describe a structure of the सेल, या फिर इसको हम प्लाज्मा कर लें, स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन as a mosaic of components. कौन कौन से कंपोनेंट्स? हमारे जो 4 मेजर कंपोनेंट्स से जो हमारा सेल मेम्ब्रेन कंपोज रहता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमारा सिंगर एंड निकोलसन मॉडल को प्रपोज करा गया था 1972 में एस.जे. सिंगर एंड जी.एल. निकोलसन के द्वारा। ठीक है, तो अब हम आगे जानते हैं और कुछ इस मॉडल के बारे में। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल explains various observations regarding the structure of functional cell membranes. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो थिकनेस है वो रेंज करता है 5 to 10 नैनोमीटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन range from 5 to 10 nanometer in thickness. According to this model, there is a lipid bilayer in which protein molecules are embedded. Lipid bilayer in which protein molecules are embedded. ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो कंपोनेंट जिससे वो कंपोज्ड रहता है वो हम जानते हैं। केमिकली a cell membrane is composed of 4 components. कौन कौन से कंपोनेंट्स है? तो फर्स्ट हमारा है फॉस्फोलिपिड, सेकेंड हमारा है प्रोटीन्स जो हमारा लिपिड बाइलेयर के अंदर में रहता है, थर्ड हमारा है कार्बोहाइड्रेट्स और फोर्थ हमारा है कोलेस्ट्रॉल।
अब हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम भी जान लेते हैं। कुछ इस तरह का डायग्राम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का, बना देते हैं पूरा हम। ड्राइंग तो उतनी अच्छी होगी नहीं, फिर भी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का ही होता है। और नीचे से भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हेड और हाइड्रोफिलिक टेल रहता है, इस तरह का। गैप ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं। तो कोई नहीं, आप अच्छे से देखकर बना लीजिएगा बुक से, बुक में होगा, ठीक है। हम आपको सिर्फ एज ए इलिस्ट्रेशन हम आपको डायग्राम बता रहे हैं। यहाँ पे लिपिड बाइलेयर के अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होगा, प्रोटीन। यह हमारा हाइड्रोफिलिक हेड है और ये हमारा हाइड्रोफोबिक टेल है, ठीक है। ये इंट्रासेलुलर रीजन है, ये हमारा ये कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। आपका ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या फिर जिसको हम सिंगर एंड निकोलसन मॉडल कहते हैं। ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।